हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि एलडीसीई का पीजीटी फिजिक्स। और ये होगा पार्ट 5 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। और उसके कुछ रीजन आपको गिवन है और आपको बताना करेक्ट रीजन क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ करंट को बता सकते हैं। मतलब इसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो सर्किट में करंट जा रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा। और गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में, और अगर गैल्वेनोमीटर में आप एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। बट फिलहाल हमें ये कह रखा है कि गैल्वेनोमीटर को हम बिना कुछ किए ऐसे ही एमीटर की तरह क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो देखो, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में, वो तो मैंने आपको बता दिया पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। लेकिन एज सच आप इस्तेमाल करोगे तो उससे दिक्कत ये होगी कि गैल्वेनोमीटर में खुद में एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो गैल्वेनोमीटर का लार्ज रेजिस्टेंस होगा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये। तो यहाँ पर गिवन है हमें, द गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस एंड कैन गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गैल्वेनोमीटर हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। और गैल्वेनोमीटर कैन गिव इनएक्यूरेट वैल्यू। देखो, ये कोई एक्यूरेट रीजन नहीं है कि इनएक्यूरेट वैल्यू दे देगा। तो हमारा ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इन मटेरियल इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। देखो, मैं डीपीएफ तीनों को बता दूंगा। डीपीएफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ससेप्टिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें डायमैग्नेटिक में नेगेटिव रहेगी और स्मॉल रहेगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में पैरा में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और स्मॉल रहेगी। और फेरो में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी, फेरो में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लार्ज रहेगी। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा पॉजिटिव एंड लार्ज। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको तीनों को बता देता हूँ, डीपीएफ दिल्ली पुलिस फोर्स, या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो देखो, डायमैग्नेटिक क्या होगा, ये रिपेल होंगे मैग्नेट से, मतलब मैग्नेटाइज नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, बहुत कम होता है। और फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, और इसकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आसानी से स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो सकता है फेरोमैग्नेटिक। जबकि पैरामैग्नेटिज्म में बहुत कम मैग्नेटाइजेशन होगा, और डायमैग्नेटिज्म में तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 फेरोमैग्नेटिक। और डाया और पैरा तो दोनों, डाया तो हो ही नहीं सकता, और स्ट्रोंगली पूछा है तो इसलिए हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, मटेरियल सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट। मतलब आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो क्या प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। देखो, अगर मैं स्ट्रेसिस कर्व बनाऊं, पहले बात तो कुछ इस तरह से स्ट्रेसिस कर्व बनेगा। देखो, इसमें जैसे मैंने आपको कर्व बताया है स्ट्रेसिस कर्व, तो ये होता है रिटेंटिविटी यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है कोर्सिटिविटी। मैं इसको समझाता हूँ। देखो, रिटेंटिविटी क्या, ये एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये फ्लक्स डेंसिटी बी, यानी कि जो उसमें फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड उसमें बन रही है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जब हम एच की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, आप इसको ऐसे सोचो कि एक मटेरियल रखा हुआ है, उसमें हम बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड डाल रहे हैं, और उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड या फिर कह लो कि फ्लक्स डेंसिटी बन रही है। तो जब आप एच की वैल्यू को बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो कि हमने क्या करा, इसको इंक्रीज कर करके एक सेचुरेशन लेवल आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब हम एच की वैल्यू को कम कर रहे हैं। जब हमने एच की वैल्यू को जीरो कर दिया, मतलब बाहर वाली जो फील्ड हम इस पर अप्लाई करें तो बिल्कुल जीरो कर दी, तब भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। तो यानी कि एच की वैल्यू जीरो करने पर भी बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। जो उसमें एक तरह से फ्लक्स डेंसिटी बच चुकी है या रह गई है, उसका मैग्नेटाइजेशन, उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब अगर हमें इसको बी को जीरो करना है तो अब हमें एच को नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब तो वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसके लिए
बी की वैल्यू 0 हो जाए, वो पॉइंट होता है कोर्सिविटी का। ठीक है, अब अगर आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि अगर आप उस एक मटेरियल हम बना रहे हैं वो परमानेंट मैग्नेट बननी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि जो फैक्टर उसको परमानेंट मैग्नेट बना रहा है, तो बाहर से कुछ फील्ड अप्लाई कर रहे होंगे उस पर, अगर अगर उस फील्ड को आप हटा दो तब भी वो जो मटेरियल है जो पहले मैग्नेट नहीं था, वो परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए उसके अंदर बी की वैल्यू यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहना चाहिए। वो तभी रहेगा जब आप रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हाई रिटेंटिविटी तो होनी चाहिए। अब हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए तो ऑप्शन 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई कोर्सिविटी भी होनी चाहिए। क्या है कि अगर आप उसमें बाहर से कोई फील्ड लगा भी दो तब भी उसमें बी की वैल्यू आसानी से जीरो ना हो, यानी कि उसकी एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। अब हाई कोर्सिविटी किस में आ रहा है? तो हाई कोर्सिविटी इन दोनों में आ रहा है, 3 और 4 में। अब देखो, आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसकी परमेबिलिटी भी तो हाई होनी चाहिए, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी और हाई परमेबिलिटी होना चाहिए। देखो, इसके अलावा ये भी जान लो कि अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी होगी तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टील को। मेनली स्टील आप याद रखो, इसका ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे एल निकोल और स्टोन टेक्नोलॉजी भी है। और अगर आपको कोर बनानी ट्रांसफॉर्मर या फिर सोलेनोइड में इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे सॉफ्ट आयरन को। दो चीज़ आप याद रखना, एक तो परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील और आयरन की कोर के लिए, सोलेनोइड की कोर के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अभी मैंने आपको बताया था परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील का यूज करेंगे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइल कंपेयरिंग देयर फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना, आपको पता है कि 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन कौन सी मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड, यानी कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब रेडियो वेव से गामा की तरफ जा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब गामा रे की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, गामा रे की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और हाईएस्ट एनर्जी भी होगी। इसके अलावा रेडियो वेव की हाईएस्ट वेवलेंथ होगी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, लेकिन सभी की स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सेम रहेगी और सभी की वेव, ये जितने भी वेव है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो इसका जो कि अदर प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो सबके लिए सेम रहेगी, बट ये कि इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है। तो आपको अरेंज करने की बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा कौन? गामा रे। अब 4 ऑप्शन में गामा दे रखा है और सिर्फ इसी ऑप्शन में आप देखो गामा सबसे बाद में दिया, मतलब गामा सबसे ग्रेटर है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो, उसके बाद देखो कौन आ रहा है? इंफ्रा आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? एक्सरे, और उसके बाद गामा। तो उसी ऑर्डर में गिवन है हमारा, तो सही आंसर होगा फर्स्ट। इसलिए ऑर्डर जरूर आप याद रखो, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट में दो लिस्ट आपको दे रखी है, इधर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इधर उनकी एप्लीकेशंस है। तो रेडियो वेव, तो रेडियो वेव हमेशा मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर फोन्स के लिए। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, ये सब देखेंगे। पहले आप ये देखो कि ए का 1 किस में आ रहा है, तो ए का 1 सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी मिला लेते हैं। देखो, रेडार सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव का, जम्स को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का, और इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ग्रोप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेपर बनाया है ये
सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 12th के सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ई एंड बी आर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखो इसमें पूछा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तीनों एक दूसरे की नॉर्मल होती है। तो अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब ये कि के वेक्टर जो होता है वो इक्वल होगा ई क्रॉस बी के। यही तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो हमारा सही आंसर होगा ए क्रॉस बी, यानी कि ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट, कौन सा फॉर्मूला होगा ये बताएं। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट जो प्रोड्यूस होता है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा हो, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाता है। तो इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया था वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि c इक्वल टू 3 × 10⁸ से ट्रेवल करती है। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड नहीं आएगा। सेम स्पीड सभी मीडियम में नहीं होती, चेंज होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ द लाइट इन द फ्री स्पेस। ऑलवेज रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ऐसा नहीं है, बिना मीडियम के भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे सन की जो रे है वो अर्थ तक आ रही है, वो भी बिना किसी मीडियम की हेल्प के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 91, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड दे रखे 20 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो पहले नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ ले लेते हैं। और आगे बोला है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो देखो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इन 1.0 एट द स्टडी रेट। इसका मतलब B1 हमें गिवन है 0.2 टेस्ला और B2 हो गया है 0 टेस्ला, और इसके लिए जो समय लगा है वो कितना है, 1 सेकेंड का। आपसे पूछा कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। वैसे तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, या फिर E इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी टी, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, ठीक है, या फिर माइनस डी अपॉन डी टी बी इंटू में ए इंटू में कोस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी सरफेस है, उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो होती है उसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पर थीटा में एन कैप और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा वो पता करते हैं पहले। अब क्वेश्चन बोला था कि जो स्क्वायर प्लेट है वो वर्टिकली रखी हुई है ईस्ट वेस्ट प्लेन में। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन मतलब ये हो गया। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, 3D में समझना आप इसको, इस तरह से, मतलब ये ऐसे जा रहा है। अब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, एन कैप ऊपर की तरफ होगा। तो देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी और ये ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब हमें ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इक्वल टू आएगा माइनस, देखो एरिया तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एरिया को हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, कोस थीटा कोस 45 हो जाएगा, और ये बचेगा अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर ए मतलब क्या है अभी, एरिया है, ठीक है। कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, और इसको आप लिखोगे V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। ईएमएफ आएगा हमारे पास माइनस, एरिया कितना होगा, देखो एरिया है यहाँ पर, साइड हमें गिवन है तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर लूप है, इसका मतलब 20 इंटू 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि लेकिन ये सेंटीमीटर में ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, तो एरिया आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में 100, 4 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस के 4 अपॉन में 100√2, और B2 माइनस B1 कितना हो जाएगा, माइनस के 0.2, T2 माइनस T1 कितना
1 सेकेंड। तो इसको आप क्या लिख सकते, देखो यहाँ पर ये हो गया, पहले पॉइंट हटा करके 10 लगा लो इसको, तो हो गया ऊपर माइनस के 8, अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 8 अपॉन में √2। और देखो ये है 100 और ये है 10, तो इसको आप 10⁻³ लिखोगे, ऊपर जा करके 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है 92, द इंडक्टेंस ऑफ कोयल ऑफ 400 टर्न्स इज 8 मिली हेनरी। देखो पहले कोयल बना लेते हैं इस तरह से। अब इस कोयल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें है 400 और इसकी एल की वैल्यू है 8 मिली हेनरी। जब इसमें करंट 5 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा, 5 मिली एम्पेयर मतलब 5 × 10⁻³ और 8 मिली हेनरी मतलब 8 × 10⁻³ हेनरी। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोयल कितना होगा। अब एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। तो फ्लक्स हटा करके यहाँ पर हम एक कांस्टेंट Li लगा लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो टोटल कोयल्स का हमें लेना है, तो यहाँ पर हम जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक कोयल का जो भी फ्लक्स है फाई और उसमें हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा यहाँ पर टोटल फ्लक्स, और ये बराबर होगा किसके, L × में I के। तो हमें तो फ्लक्स निकालना है थ्रू द कोयल, सो इट विल बी इक्वल टू Li अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स। अब L कितना है, 8 × 10⁻³ करंट की वैल्यू 5 × 10⁻³ अपॉन में 400। लेकिन इसमें हम n की मल्टीप्लाई इस तरफ भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो हर लूप में जा रहा है, तो n की मल्टीप्लाई जब आप इधर भी करोगे 400 होगा, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 85 मतलब 8 × 40 40 × 10⁻⁶, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁵ वेबर फ्लक्स। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोल्स डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये बिल्कुल सही बात है। देखो जो दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M, वो दोनों के रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। दोनों जो मान ले एक कॉइल इस तरह से और दूसरी कॉइल इस तरह से, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। सेकेंड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो ऐसा नहीं है, E = होता है -L/di/dt, तो ये L पे भी डिपेंड करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। फिर सी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑलवेज अपोज चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपने लेंज लॉ पढ़ा होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा इस तरह की डायरेक्शन में होगा कि जिस करंट की वजह से वो इंड्यूस ईएमएफ बना है उसका अपोज करे। तो स्टेटमेंट सी भी सही है, ए और सी सही है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 94 है, अ प्योर इंडक्टर 21 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट RMS वैल्यू। देखो मान लो एक इंडक्टर है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और इसकी जो VRMS है वो गिवन है 220 वोल्ट, और प्योर इंडक्टर देखो हमें मिली हेनरी यानी कि L की वैल्यू गिवन है 21 × 10⁻³ हेनरी। आपको बताना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL और जो करंट होगा RMS वैल्यू ऑफ करंट वो पता करनी है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है 50 हर्ट्ज। तो देखो मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो V × I, V = IR तो आपको पता ही होगा, तो ऐसे ही VRMS = होता है IRMS × में इम्पीडेंस Z। अब यहाँ पर इम्पीडेंस की जगह हम क्या लेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL, तो VRMS अपॉन में XL आएगा यहाँ पर, तो वो बराबर हो गया क्या, करंट के। तो करंट हम इस तरह से निकालेंगे VRMS अपॉन में XL, ये हमारा करंट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको XL निकालना पड़ेगा, तो XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा × में L, या फिर XL = होता है 2πfL। तो हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पहले XL निकालेंगे उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे XL की वैल्यू। तो देखो XL कितना आएगा, 2πfL, 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 इंटू में L की वैल्यू कितनी है 21 इंटू में 10⁻³
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 6.6 एक्सएल। इसका मतलब ये दोनों तो हट जाएंगे, बचा हमारे पास। अब हमें पता करना है कि एक्सएल की वैल्यू तो फाइंड हो गई, आई आर एम एस कितना होगा। तो आई आर एम एस इक्वल टू होगा वी आर एम एस अपॉन में एक्सएल। वी आर एम एस कितना है हमारे पास 220, डिवाइड कर दो इसको 6.6 से तो आएगा 33.3 एम्पियर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस में आपको बताना इम्पीडेंस और करंट क्या होता है। देखो रेजोनेंस की बात करते हैं, बहुत कुछ बताऊंगा रेजोनेंस के बारे में। पहली बात, रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस होता है ना वो मिनिमम हो जाता है। बस आप इस चीज़ को पकड़ के रखो, बाकी सब मैं आपको बता दूंगा। इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम। तो अगर मैं जेड की वैल्यू देखूं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू मिनिमम रह जाती है, ठीक है। और करंट इस तरह से बनेगा। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जेड मिनिमम है तो जेड की वैल्यू वैसे कितनी होती है, √r² प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाए। तो अब मैं आपको सब रेजोनेंस की कंडीशन बताऊंगा। पहली कंडीशन होगी करंट मिनिमम, दूसरी कंडीशन एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। तीसरी बात, अगर मान लो इम्पीडेंस मिनिमम है, इम्पीडेंस तो करंट को रोकता है ना, करंट को रोकने वाला फैक्टर मिनिमम हो गया अगर, तो जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर, जेड की वैल्यू मिनिमम और करंट की वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। बाकी और चीज़ें बता दें। देखो एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है, तो एक्सएल मतलब ओमेगा एल, एक्सी मतलब 1 में ओमेगा सी। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/√LC आ जाएगा, या फिर एक्चुअली ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2π√LC। और ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। और बताओ, देखो इसमें पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, एक्चुअली क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो गई है, एक्सएल माइनस एक्सी तो हो गया, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर के बराबर। इसका मतलब जब जेड की वैल्यू आर के बराबर है तो जो फाई होगा यानी कि फेज डिफरेंस वो 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। तो फेज डिफरेंस रेजोनेंस में कितना होगा, 0। तो cos फाई यानी कि cos 0 यानी कि 1। तो आप ध्यान रखना कि पावर फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पावर फैक्टर रेजोनेंस में कितना होता है, पावर फैक्टर रेजोनेंस में कितना होता है। तो पावर फैक्टर कितना होगा रेजोनेंस में, 1 यानी कि यूनिट। लेकिन जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो भी प्योर पूरा सर्किट होता है वो प्योर रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये सब चीज कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए रेजोनेंस कंडीशन के। क्वेश्चन नंबर 96, करंट इन द सर्किट इज वाटलेस। देखो वाटलेस का मतलब ये होगा कि जो पावर होगी वो 0 होगी, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS और cos फाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर अपॉन में R, या इम्पीडेंस भी कह सकते हैं आप इसका, cos फाई। फिलहाल हमें इन सब ऑप्शन में से बताना है कि करंट सर्किट में वाटलेस कब होगा। तो वाटलेस मतलब पावर 0, तो इसका मतलब कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही है। अब वो तभी पॉसिबल है जब सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो, 0। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्यूर ड्यू टू TIR। TIR की वजह से क्या होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी लाइट रे वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब होता है TIR। ये बहुत डिटेल में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर जो मिराज होता है वो भी TIR की वजह से होता है, जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है वो भी TIR की वजह से, और ऑप्टिकल फाइबर भी TIR की वजह से काम करता है। लेकिन अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में डिफरेंस, ये इसके पीछे का रीजन TIR नहीं होता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। तो मैं आपको TIR की कंडीशन बता देता हूँ। देखो मान लो एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम। तो अगर मान लो डेंसर मीडियम में कोई लाइट सोर्स है तो वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। अब जब वो जा रही है, मान लो ये जो लाइट रे पार ना करके इस सरफेस पे ग्रेज कर रही है, ऐसे जा रही है,
और ये तब पॉसिबल होगा जब इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, यानी कि जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो ग्रेजिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉसिबल है, मान लो कि इस बार इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ऐसे में जो लाइट रे है वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। कब? जब आई की वैल्यू आई सी से ग्रेटर होगी। तो आई की वैल्यू, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? टी आई आर होता है। ठीक है, और एक और चीज़, म्यू इक्वल टू होता है 1 में साइन आई सी के, क्रिटिकल एंगल के इन्वर्सली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज। देखो, ऑप्टिकल फाइबर में जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं, और इसके ऊपर होता है क्लेडिंग, और फिर इसके ऊपर मजबूती देने के लिए इस पर ग्लास वगैरह की परत चढ़ाई जाती है। अब जो टी आर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, वो टी आर पर बेस्ड होता है। टी आर में क्या होगा, जो भी आप इसमें सिग्नल भेजोगे उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब मैंने आपको टी आर की कंडीशन क्या बताई थी कि जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अंदर वाला पार्ट है वो होना चाहिए डेंसर, और बाहर वाला पार्ट होना चाहिए रेयरर। अब डेंसर मीडियम का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो हम ये कहेंगे कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा किससे? क्लेडिंग से। तो इसका मतलब लोअर तो नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, तो हायर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये सेम क्वेश्चन DSSB में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 99, दो थिन लेंस है आपके पास और द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस, यानी कि किसी एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको बताना है पावर सेकंड लेंस की कितनी होगी। देखो, अगर मान लो कोई भी दो लेंस कांटेक्ट में है तो जो नेट पावर होती है वो होती है P1 प्लस P2। और आपको ये पता होगा पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है P इक्वल टू 1/f मीटर में, या फिर अगर आप फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देते तो अब आ जाता है 100 सेंटीमीटर में। अब देखो, हमें क्या है, हमें इक्विवेलेंट पावर दे रखी है, तो पावर इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 इक्विवेलेंट पावर, और फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ दे रखी तो ये हो जाएगी F1 प्लस, हमें P2 निकालना तो उसको मैंने एज इट इज रखा हूँ, P को 1/f इक्विवेलेंट, P1 को 1/f1। अब 1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितनी है हमारे पास, वो है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि इसको हम लिखेंगे 80 यहाँ पर, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 80 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फिर से आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा ऊपर। ये हम SI यूनिट में करने के लिए ऐसा करते हैं। ये हो गया P2। ठीक है, तो P2 निकालना है, तो P2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/80 माइनस 100/20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा 3.75 डायोप्टर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100 है, टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वन शुड इंक्रीज। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू 1 प्लस में D/में फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इनवर्सली फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और P इक्वल टू कितना होता है 1/f, यानी कि डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पावर पर। तो अगर आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है तो इसका मतलब ये हुआ, देखो कैसे इंक्रीज करोगे, फोकल लेंथ को कम करके या फिर P को इंक्रीज करके। तो इसमें पूछा गया था कि किसको इंक्रीज करोगे, तो हम पावर को इंक्रीज करेंगे M इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये था हमारा पार्ट 4 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 81 से 100 डिस्कस किए थे। अब इसके सिर्फ 20 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, वो हम लास्ट पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे, पार्ट 5 था सॉरी। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये ज़रूर बताएं कि इस पूरे वीडियो में आपने क्या कुछ नया सीखा है। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।